हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 प्रैक्टिस सेट, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप पूरे 50 क्वेश्चन, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साहित्य के साथ साथ आपका यहाँ पे ग्रामर पोर्शन भी कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी की स्क्रीन पे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर, एक लाइक और दोस्तों में एक शेयर जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी की लाइव क्लासेस की टाइमिंग 6 बजे 8 बजे। और अभी सारा पीडीएफ इधर का उधर हो गया था, सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग गया। परेशान हो गए थे, पूरे दिन भर की मेहनत गायब हो जाती है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोग आ चुके हैं? वेरी गुड। तो स्क्रीन पे देखिए, आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो एकदम से पेशेंस के साथ और आप लोग साथ साथ में अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। किस काल को, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? आधुनिक काल, आदि काल, उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको बताना है। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। आप लोग जितनी फास्ट रिप्लाई करेंगे उतने आगे हम क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। वेरी गुड। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है आदिकाल। ऑप्शन सही हो जाता है बी, आदिकाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, भीष्म साहनी। बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक कौन है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके ऑप्शन आप सभी को भी क्लियर दिख रहे हैं, तो जल्दी से आपको ऑप्शन चूज करना। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बड़े घर की बेटी, ये है पहली बात। तो क्या है ये? कहानी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है, कौन सी विधा है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, प्रेमचंद। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, प्रेमचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आनंद मठ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है? इस उपन्यास का लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आनंद मठ, श्याम नारायण पांडे, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आनंद मठ। वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करिए, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी में, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। कौन सा विकल्प यहां पे हमारा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितना फास्ट आपकी रिप्लाई होगी वैसे ही हम क्वेश्चन को आगे कवर करते चलेंगे। तो यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अवधि। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। अवधि पे टिक लगाइए और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस काल को
किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जल्दी रिप्लाई करते रहिए फास्ट। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, भक्ति काल। वेरी गुड। साहित्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार होने वाला है यहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, बिहारी, मतीराम, उपर्युक्त सभी। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है? केशवदास भी हैं, बिहारी भी हैं, मतीराम जी भी हैं। ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही हो जाता है? डी, सभी। ये सभी आपके रीतिबद्ध कवि हैं। ओके, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। आप लोग थोड़ी सी और फास्ट रिप्लाई करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर होगा। निम्न में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? पूछा जा रहा है द्विवेदी युग का कवि नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आप सभी की स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से एक कवि जो कि द्विवेदी युग का कवि नहीं है। श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद। द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? क्वेश्चन करवाया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। विकल्प देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करवाया जा चुका। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के रिप्लाई सही है जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा। तो यहां पे आपको आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है? देवनागरी को या ब्राह्मी लिपि को या बांग्ला या उपर्युक्त सभी? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है देवनागरी लिपि को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। लोकनागरी और हिंदी लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वेरी गुड, फास्ट रिप्लाई। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से। अब ए तो बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है डी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प है 11 जुलाई, 12 अगस्त को, 14 सितंबर को, 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, फास्ट रिप्लाई, गुड। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, 14 सितंबर। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग मार्क कर लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के भी लग रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एकदम से यूनिक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। अवधि की प्रथम कृति मानी जाती है, अवधि की प्रथम कृति मानी जाती है किसे? रामचरितमानस को, पद्मावत को, चंदायन को, मधुमालती को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवधि की प्रथम कृति, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वेरी गुड, यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? गुड, अवधि की प्रथम कृति ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। अब भी किसी की रिप्लाई नहीं आई है, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, चंदायन। अवधि की प्रथम कृति चंदायन, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे लघु इकाई क्या है? भाषा की सबसे लघु इकाई क्या है? यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साहित्य से रिलेटेड भी और ग्रामर से रिलेटेड भी। ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। भाषा की सबसे लघु इकाई व्यंजन, स्वर, शब्द, वर्ड। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? भाषा की सबसे लघु इकाई। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? जो मैंने हिंदी की मैराथन क्लास आप लोगों को अवेलेबल कराई है ना, वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, उसमें बहुत ही बढ़िया सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आप लोग लिंक नीचे दे देंगे, आप लोग जाकर के एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा। है 2 घंटे का वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को, रौद्र रस को। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, एकदम से फुल एनर्जी के साथ अब जुड़ जाइए आप। बिल्कुल भी टाइम नहीं आप लोगों के पास, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस ये आपके मन में ऐसा हो जाना चाहिए, इतना जोश आ जाना चाहिए, इतना जुनून आ जाना चाहिए कि यूपी टेट तो 130 के पार होना ही होना है, सी टेट 130 के पार होना ही होना है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ए होता है सही, श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, निर्वेद है, उत्साह है। ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा? शांत रस। विकल्प यहां पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अलंकार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, एकदम से डिटेल में समझा करके वीडियो अपलोड किया है, और साथ साथ में ट्रिक के साथ वहां पे बताया, और साथ साथ में सारे एग्जाम्पल जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए सारे एग्जाम्पल की एक वीडियो मैंने पूरी बना दी है, उसे भी अलग से डाला है। सारे एग्जाम्पल एक वीडियो में और सब कुछ ट्रिक से समझा है वो अलग वीडियो में। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति। ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है विभावना। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विभावना अलंकार आपका एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके लिंक भी हम अलंकार के वीडियो के दे देंगे नीचे, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। उस तपस्वी
से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चलिए, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है प्रतीप। प्रतीप का क्या मतलब होता है जानते हैं? उल्टा या विपरीत। ये जो अलंकार होता है उपमा अलंकार के विपरीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यथोचित का संधि विच्छेद होगा। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। हाँ, चारों विकल्प एक से नहीं है। देखिए यहां पे बड़े ऊ की मात्रा है, यहां पे छोटे ऊ की मात्रा है, अंतर है। तो आपका यहां पे विकल्प सही होगा ए, यथा धन उचित। यहां पे है यथा धन उचित, तो ऑप्शन आपका सही होगा यहां पे ए और सी में डिफरेंस है यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुभागमन में कौन सी संधि है? शुभागमन में कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, विसर्ग है, वृद्धि है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभागमन में कौन सी संधि है? फ्रेंड्स एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी रिप्लाई बताते हुए। जितने भी लोग हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुभागमन में संधि है आपकी, ऑप्शन सही हो जाता है बी, दीर्घ संधि। शुभ धन आगमन, शुभ धन आगमन। ठीक है, तो यहां पे आ और आ मिलकर के क्या बनाता है? दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हर्ष, आकांक्षा, रश्मि, सोच। इच्छा का पर्यायवाची, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा बी, आकांक्षा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकांक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। आप लोग जितनी फास्ट रिप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को आगे कवर करेंगे। अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना मुहावरे का उपयुक्त, उपयुक्त, सुटेबल अर्थ क्या है? बहुत प्रिय, बहुत कीमती, छिपा हुआ, बहुत सुंदर। अंगूठी का नग होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूठी का नग होना, ए बी। चलिए बताते हैं आपको। अंगूठी का नग होना, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, बहुत कीमती होना। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना, घोर तप करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। देखिए लगभग सभी अर्थ आपको देखने में लगता होगा मिलते जुलते हैं। यही तो खासियत होती है। अगर एग्जाम में देखिए सबसे बड़ी चीज आप लोग कहते हैं एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न कहां से चेंज हुआ है? किसी ने बताया आपको पैटर्न कहां पे चेंज हुआ है? जो भी है, आप लोग कहां से न्यूज पाते हैं, क्या कहते हैं, समझ नहीं आता। चलिए क्वेश्चन यही सारे होते हैं, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। कब से तो विशेषज्ञ बना रहे हैं, पिछली बार भी विशेषज्ञ बना रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे, बस इसके अलावा कुछ भी न्यूज नहीं है।
वो सब अलग अलग बातें उड़ा रहे हैं अपना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इन्हीं क्वेश्चन में से बना दिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टफ और आसान होता है। ऑप्शन आपका अगर बहुत ही ऐसा होगा कि आप लोग आसानी से अलग कर लेंगे तो आपका पेपर आसान हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। जब आप लोग ऑप्शन नहीं छांट पाए आसानी से, लगभग सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगे, तो क्वेश्चन टफ हो जाता है और पूरा क्वेश्चन पेपर भी टफ हो जाता है। टॉपिक यही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। समुद्र मंथन करना विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, कठोर परिश्रम करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, और जो कहते हैं कि क्वेश्चन अलग है, तो क्वेश्चन अलग कहां रहते हैं? क्वेश्चन अलग भी तो नहीं रहता है, क्वेश्चन यही है, टॉपिक यही है, सिलेबस यही रहेगा। जब तक तो कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती, ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मैम चेंज हो गया पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना आप सभी को। वेरी गुड। यहां पे श पे ध्यान देना है, त्रिदोष। देखिए यहां पे ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा बी, त्रिदोष, ऐसे सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी यही है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो सभी का सही हो गया। नहीं, ये सा नहीं होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, षष्ठी वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंधकार का विपरीतार्थक शब्द है। अंधकार का विपरीत शब्द क्या होगा? तिमिर, तम, प्रकाश, अंधेरा। आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी अभी आप लोग गलती कर देंगे। आने वाले क्वेश्चन में जल्दीबाजी में खुशी के मारे गलती हो जाती है, फिर घर आकर के इतना पछतावा होता है। तो वो पछतावा वाला काम आप लोग मत कीजिएगा। कितने भी आसान से क्वेश्चन होंगे, आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको भरना है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, प्रकाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। वनवास में कौन सा समास है? विकल्प आप सभी के सामने है। वेरी गुड। यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास, ठीक है। वनवास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष होगा यहां पे। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, उपयुक्त शब्द उसके लिए क्या है? सरल है, सुप्राप्य है, सहज है, सामान्य है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा। वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, सुप्राप्य। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके वो सुप्राप्य है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिएगा कि लिखा कैसे है, सुप्राप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से एनर्जी के साथ। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन है? तुलसीदास, कबीर, सूरदास, नरोत्तम दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी से रिप्लाई। अष्ट छाप के कवि, आप लोग थक चुके हैं। अष्ट छाप के कवि हैं, अभी रिप्लाई नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, सूरदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं, चैलेंज है कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। चलिए रिप्लाई स्टार्ट होती है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा, परीक्षा गुरु, इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान। फास्ट रिप्लाई। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है, कौन सी रचना है? फास्ट और जल्दी से रिप्लाई। चलिए चलिए, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है, गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली और यहां पे हमने पूछा गद्य की सर्वप्रथम रचना। खड़ी बोली भी ध्यान देना, गद्य भी ध्यान देना। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना आपकी है गोरा बादल की कथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग क्लास बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ममता भारती, शिवानी। ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, शिवानी। रिप्लाई नहीं आ रही आप लोगों की, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, शिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या। दिव्या उपन्यास के लेखक हैं। दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, यशपाल। आप लोग काम करते हुए भी, बिजी रहते हुए भी सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को ऑन कर दीजिए और अपना काम करते रहिए। सारे आप पूरे वीडियो आप लोग तैयार कर सकते हैं। दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, यशपाल। ऑप्शन सही हो जाता है डी, यशपाल। जितने साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने चुन करके लिए, टाइम दिया है सारे क्वेश्चन पे कलेक्ट करने में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी किसने लिखी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, इंदु। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब से एक मॉर्निंग में भी क्लासेस होंगी, एकदम से मॉर्निंग में होगी, जहां पे हम लोग वन लाइनर कवर करेंगे। वन लाइनर ईवीएस का क्वेश्चन अब कंटिन्यू होगा तो उसे कवर करेंगे। फिर दिन में क्लासेस होंगी, उसके बाद शाम को भी क्लास होगी। तो अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और आप लोग एक कहते हैं ना नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो एक चीज आपको बता दें, जैसे जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर बेल आइकन रहता है ऐसे करके ऑल वाले पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये भी रीजन है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप लोग ऑल बटन पे ही क्लिक किया करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के सभी ऐसे क्वेश्चन है आने वाले। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, कबीर। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। वैसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास। वेरी गुड, नहीं सूरदास नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, तुलसीदास। देखिए इंपॉर्टेंट है, कृष्ण का नाम आने से ये हो जाता है कि ये रचना सूरदास की है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है
कि कुछ अलग है। ठीक है, सेलेक्ट करने का यही रीजन था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके रचयिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत, विभत्स, करुण, हास्य। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आसान सा हो गया, जल्दी से ये रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं गलत होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने किया इसको। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है शांत। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह क्या है? वो छंद है, अलंकार है, रस है या गुण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह क्या है? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है गुड, रस। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप शिखा, यहां पे देखिए, दीप शिखासी देह में, दीप शिखासी देह में कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान सा, दीप शिखासी, अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष। गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीप शिखासी देह में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, यमक है, श्लेष है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है। वेरी गुड, किसी का भी नहीं गलत हुआ अभी तक की रिप्लाई में। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, उपमा। जब आपकी आप सभी लोगों की रिप्लाई एकदम से 100% आती है ना सही, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यही प्रयास है कि सभी की रिप्लाई 100% हो। अगर हम 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं तो आपका 30 में से 30 मिले। 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं तो 50 में से आपको 50 मिले, 50 ही स्कोर हो। हम टारगेट आपको 45 का क्यों रखें? अपना टारगेट 45 का क्यों रखें? 50 में 50 का रखेंगे। हमसे ज्यादा कौन पढ़ाई कर रहा है? हमसे ज्यादा, यानी कि हम लोग जो जुटे हैं, ये सोच के चलना चाहिए कि हमसे ज्यादा कौन पढ़ाई कर रहा है। कम से कम जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो सभी एक्टिव हैं, और बाकी तो सभी सो रहे हैं ना, या बैठे हैं कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं। मतलब वो नहीं पढ़ रहे हैं। सोने का मतलब वो नहीं पढ़ रहे हैं। कोई जरूरी काम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए आपको टारगेट पूरे 100 का करना है, 100% का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंदों में विराम के स्थलों को कहते हैं। छंदों में विराम के स्थलों को कहते हैं। आपको थकना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आप थक रहे हैं ना, आप में एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, तो बस ये समझ लीजिएगा आप बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। आपको यहाँ पे थकना नहीं है। और सच में उस थकने के बाद जब आप इसी कदम पे आपको यहाँ तक पहुंचना होता है, लेकिन यही उससे पहले आप यहाँ पे थक जाते हैं। और जब इस सीमा को, इस रेखा को आप पार कर जाएंगे, फिर जब यहाँ तक पहुंचेंगे ना, फिर आप यहाँ पे पहुंचने का मतलब, बस यही रेखा पार करने का मतलब है आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में खड़े मिलेंगे। बस यही एक सीमा पार करनी होती। जब भी आपकी हिम्मत हारने लगे, जब भी आप थकने लग जाए ना, तब समझ लीजिए कि बस आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। और उस सीमा को पार करने की उतनी हिम्मत जरूर आप लोग अंदर रख लीजिएगा, और बाद में आप एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में मिलेंगे। खुद को आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने वो मेहनत जो की, वो मेरी पूरी जिंदगी सुधार दी। तो यहाँ पे छंदों के विराम के स्थलों को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ए, ऑप्शन सही होता है यति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यति। अगला क्वेश्चन है, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सममात्रिक छंद कौन सा है? सॉरी, सममात्रिक छंद, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। आप लोग गलती कर रहे हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का संधि विच्छेद क्या है? उत्कीर्ण का संधि विच्छेद विकल्प आप सभी के सामने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा विकल्प सभी। हाँ, यही आसान से क्वेश्चन है। जब आप लोग गलती कर जाते हैं तो फिर ये होता है अरे कैसे गलत हो गया, ओ नो ऐसे हो गया वैसे, फिर यहाँ पे तो ये हो जाता है मिस्टेक सुधारने के चांसेस है। एग्जाम हाल के बाद कोई सुधार ही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग विकल्प देखिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उद्धन कीर्ण। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उद्ध होना चाहिए। यहाँ पे उद्ध और का पे बड़ी ई की मात्रा होगी, उद्धन कीर्ण, ये हो जाएगा उत्कीर्ण का संधि विच्छेद। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? फ्रेंड्स एक बार आप लोग सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है धर्मार्थों में कौन सी संधि है? धर्मार्थों में कौन सी संधि है? चलिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? गुड। धर्मार्थों में यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे दीर्घ संधि। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जानवी, मंदाकिनी, सुरसरी, कालिंदी। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, कालिंदी। कालिंदी किसकी पर्यायवाची? कालिंदी का मतलब क्या है आप लोग बता सकते हैं? चलिए दो क्वेश्चन आपके हो गए जो हमने पूछे। कालिंदी आपको बताना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, किंकर का पर्यायवाची शब्द है। किंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वेरी गुड, रिप्लाई सही है। दास, अनुचर, भृत्य, उपर्युक्त सभी। किंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। किंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वेरी गुड। दास भी होता है, अनुचर भी होता है, भृत्य, भृत्य का मतलब भी नौकर, सेवक, दास। तो यहां पे आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प यहां पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलती आग में तेल डालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आग को जलाना, आग को जलाना, लड़ाई बढ़ाना, लड़ाई शांत करना, आग को बुझाना। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आज का सवाल है ये, आज के सवाल में आप लोगों को रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। और आप लोग लाइव क्लासेस की टाइमिंग याद रखिए, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। 10 बजे अब से, आज से आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, सोने से पहले रिवीजन क्लासेस। 10 बजे आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं रिवीजन की। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी मॉर्निंग में होगी 1 लाइनर की क्लास ईवीएस की, जो 2000 श्रृंखला है, कंटिन्यू करेंगे उसे। और दिन में क्लासेस आपको मिलेंगी। और 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। अब एकदम से स्पीड से और एक जोश के साथ क्लासेस कंटिन्यू करना है, जैसे हम लोग पहले करते थे। ठीक है, और आप लोग हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो फीडबैक हमेशा जरूर दीजिएगा। और आप लोग बस एक काम करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए, अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और बस
पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलती है। हम बार बार कहते हैं पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी और इस सफलता के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और असफल होते हैं तो इसके भी जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लाइव क्लासेस की टाइमिंग 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। मॉर्निंग की टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग उसको हम फिक्स करेंगे जो हमें सुटेबल होगा। मॉर्निंग की टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए हम माफी चाहेंगे, अपने अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा सुबह, ठीक है। तो जैसा होगा हम बता देंगे। वन लाइनर उससे कंटिन्यू करते हैं 2000 श्रृंखला को, और उसमें ईवीएस के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग शेयर करते रहेंगे, सभी तक एक नॉलेज पहुंचेगी और ये पता चलेगा आप ही लोगों के लिए एक अच्छा काम हो रहा है वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर। तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो सभी को ज्ञान मिलता रहे, सभी तक नॉलेज पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं फिर पेपर 2 के लिए। चलिए कोशिश करेंगे, बिल्कुल मिलते हैं फिर 8 बजे की लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, 8 बजे की लाइव क्लास में आपको टॉपिक बता देते हैं, ईवीएस का होगा। ईवीएस का टेस्ट होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईवीएस में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।